नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। सो प्लीज सी दिस नाउ। रूल 9, विड्रॉल ऑफ अटैचमेंट। अटैचमेंट तो हो गया ना, क्वेश्चन इज वेदर दिस अटैचमेंट कैन बी विड्रॉल और नॉट। क्या इसको वापस भी लिया जा सकता है या नहीं, यहीं पर है। दिस का आंसर मिलता है आपको रूल 9 में। सी द जंप टू रूल 9। रिमूवल ऑफ अटैचमेंट व्हेन सिक्योरिटी फर्निश्ड और सूट डिसमिस्ड। देखिए इसको क्या कहता है रूल 9। वेयर एन ऑर्डर इज मेड फॉर अटैचमेंट बिफोर द जजमेंट, court shall order the attachment to be withdrawn when the defendant furnishes the security required together with the security for the cost of attachment or when suit is dismissed. So this is the bare act language. Now please see this, यहाँ पे समझ लीजिए, इसको ऐसे समझिए। रूल 9 को जो मैंने पढ़ के सुनाया उसको ऐसे समझिए, आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। इफ द डिफेंडेंट फर्निशेज सिक्योरिटी, आपको ध्यान होगा प्रॉपर्टी अटैच क्यों हुई थी, क्योंकि उसने सिक्योरिटी नहीं दी थी, उसकी प्रॉपर्टी अटैच्ड हो गई। नाउ सब्सिक्वेंटली इफ ही फर्निशेस द सिक्योरिटी, इफ द डिफेंडेंट फर्निशेस सिक्योरिटी, ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट विल बी विथड्रॉन। या प्लीज लीजिए, एन ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट विल बी विथड्रॉन। सेकेंडली इफ द सूट इज डिसमिस्ड, सूट इज डिसमिस हो गया प्लेंटिफ का, देन अगेन ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट विल बी विथड्रॉन। प्रीलिम्स में क्वेश्चन ये आएगा कि वेदर अटैचमेंट ऑर्डर कैन बी विथड्रॉन और नॉट। आंसर इज यस। अंडर विच रूल? अंडर रूल 9 इट कैन विथड्रॉन। कब हो सकता है? 2 कंडीशंस में हो सकता है। दो, पहली कौन सी है? डिफेंडेंट फर्निश द सिक्योरिटी, और सेकंड कौन सी है? सूट इज डिसमिस्ड। इसको समझ पा रहे हैं? देखिए बात क्या है, जो डिफेमेशन का सूट किया था आपने, मान लीजिए वो सूट ही डिसमिस हो गया, कोर्ट कहती है कि सूट में डिफेमेशन हुई नहीं आपकी, तो फिर क्यों प्रॉपर्टी अटैच करी जाएगी? उनकी प्रॉपर्टी शुड बी, जो अटैचमेंट वापस दिया जाएगा उसको, वेरी लॉजिकल। या आपको उसमें सिक्योरिटी नहीं दे पाए थे, आपके पास मकान तो था लेकिन मकान 20 लाख का, 20 लाख की कोई सिक्योरिटी आपके पास नहीं थी ऐसे। अब बाद में यू हैव अरेंज सिक्योरिटी, नाउ यू गिव सिक्योरिटी टू द कोर्ट, देन योर अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी कैन बी विथड्रॉन। दिस इज रूल 9। कर लेंगे आप। नेक्स्ट, नाउ अब ये मान के चलिए कि मैडम की जो प्रॉपर्टी है जिस पर आपने सूट किया, आपने सूट क्यों किया इन पर? क्योंकि शी डिफेम्ड यू, आपकी मानहानि के लिए आपने इनको सूट किया था। इनका एक मकान है, उस मकान के संबंध में ये थर्ड पार्टी को भी ये बेच चुकी थी या उस पर कोई ना कोई लोन मॉर्गेज कर चुकी थी इस प्रॉपर्टी को ऑलरेडी, समझे आप? तो राइट ऑफ द थर्ड पार्टी, इसको आप ऐसे समझिए। देखिए सी दिस स्लाइड,
प्लीज सी दिस साइड, ये आपको P फॉर प्लेंटिफ एंड D फॉर डिफेंडेंट, इन दोनों के बीच में सूट है, सूट नंबर 1. सूट इज बिटवीन P एंड D, plaintiff and defendant. This suit number 1 is between P and D. Got it? And in this suit attachment before judgment हो जाता है. कौन सी? Property of D. D की the property of D is attached in suit number 1 which is between plaintiff and defendant. Got it? यहाँ तक बात समझ में आई? Raise hand. समझ में आ गई हो तो चलिए. Now there was a suit 2 also. D जिसकी प्रॉपर्टी है ये and P2, इसके भी राइट इसमें कटे थे ऑलरेडी. राइट प्रायर टू अटैचमेंट, अटैचमेंट होने से पहले इसका राइट इस P2 का इसमें राइट क्रिएट हो गया था. नाउ क्वेश्चन इज दिस, बिकॉज ऑफ दिस अटैचमेंट वेदर हिज राइट्स आर अफेक्टेड और नॉट. आंसर इज नॉट अफेक्टेड. अगर अटैचमेंट से पहले मेरा उसमें कोई राइट क्रिएट हो गया, अटैचमेंट बाद में हुआ है, तो मेरा राइट कैसे अफेक्ट हो जाएगा? बात समझ नहीं आई है? जैसे ऐसे समझिए कि आपने मिस्टर एक्स ने आप पर मिस वाई पर एक डिफेमेशन का सूट किया टू क्लेम डैमेजेस फॉर 10 लाख रुपीज बिकॉज यू कॉज्ड हिज डिफेमेशन. यू गॉट इट? यू हैव द प्रॉपर्टी ऑफ रुपीज 10 लाख रुपीज, सही, विच यू हैव मॉर्गेज टू ए बैंक, जिसमें को मॉर्गेज करके आपने बैंक से लोन ले रखा है उस पर. बैंक कौन हो गया? P2 हो गया. इसमें बैंक ने अपना लोन रिकवर करने के लिए आपको आप पर पहले से केस कर रखा है और बैंक के फेयर में ऑलरेडी ए डिक्री हैज बीन पास्ड दैट बैंक कैन रिकवर हिज इट्स मॉर्गेज मनी बाय सेलिंग योर प्रॉपर्टी एंड नाउ यू ऑल्सो फाइल्ड अ सूट. गॉट इट? In your suit of defamation, her property is attached. This property is attached of D2. Now question ये कि बैंक के जो राइट क्रिएट हो गया था उस प्रॉपर्टी पर, उसका क्या होगा? Whether because of this attachment बैंक का राइट अफेक्ट होगा या नहीं होगा? आंसर इज नो. क्यों? क्योंकि वो उसका जो राइट है अटैचमेंट से पहले ही क्रिएट हो गया था, अटैचमेंट के बाद में नहीं हुआ है. ये कौन सा रूल कहता है? रूल 10. अब इसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं एक बार बस. This is what attachment before judgment shall not affect. आपके नोट्स में है ना, देख लीजिए, पढ़िए, उसमें से नोट्स में है ये. attachment before judgment shall not affect the rights existing prior to the attachment. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी. existing prior to the attachment, attachment से पहले से ही जो राइट्स बने हुए थे of persons not parties to the suit. not party to the suit का मतलब है थर्ड पार्टी, क्योंकि जो सूट है डिफेमेशन का वो एक्स एंड वाई के बीच में था, उसमें बैंक पार्टी नहीं थी, लेकिन बैंक के राइट्स पहले से ही क्रिएट हो चुके थे, इसलिए वो राइट अफेक्ट नहीं होंगे बिकॉज ऑफ सेक्शन, बिकॉज ऑफ रूल 10. तो देखो, आपको रूल की संख्या भूल जाएंगे, भूल जाइए, उतनी बड़ी समस्या नहीं आएगी, बट आपको ये लॉ याद रखना पड़ेगा कि राइट्स ऑफ द थर्ड पार्टी आर नॉट अफेक्टेड बाय द दिस. कर लेंगे आप? है ना? नेक्स्ट, अब एक सिचुएशन मान लीजिए. अब सी, प्रॉपर्टी आपकी अटैच हो गई. कब हो रही है अटैच? ये बिफोर जजमेंट. जजमेंट आपके फेयर में आ गया बाद में. अब आप बात समझ रहे हैं? देखिए, इसी स्लाइड में समझाता हूं आपको. यू एंड आपके प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में सूट है एंड देयर इज अटैचमेंट बिफोर जजमेंट. अब डिक्री पास हो गई फेयर में प्लेंटिफ के. इन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स क्या दोबारा प्रॉपर्टी को अटैच कराना पड़ेगा? क्या एग्जीक्यूशन में दोबारा अटैच कराना पड़ेगा? उसका आंसर मिलता है आपको रूल 11 में. प्रॉपर्टी अटैच्ड बिफोर जजमेंट नॉट टू बी री अटैच्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री. उसको पुनः दोबारा अटैच कराने की आवश्यकता नहीं है. Property attached before judgment need not to be reattached in execution of decree. Where property is under attachment by virtue of provisions of this order, a decree is subsequently passed in favor of the plaintiff. It shall not be necessary to apply for reattachment of the property. ये direct language है. इसको आप ऐसा देख लीजिए. See this. Please see this slide.
इसको देख करके सारा क्लियर हो जाएगा आपको। कौन सा रूल है? 11 है। प्रॉपर्टी इज अंडर अटैचमेंट, कौन सा ऑर्डर में? अंडर ऑर्डर 38। बात समझ आ गई यहां तक? प्रॉपर्टी इज अंडर अटैचमेंट अंडर ऑर्डर 38। देन ए डिक्री इज सब्सिक्वेंटली पास इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ। अटैचमेंट के बाद में एक डिक्री हैज बीन पास इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ, हाँ है ना। देन रूल 11 ये कहता है इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू अप्लाई फॉर री अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, कि दोबारा अटैचमेंट के लिए अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? पहले से ही प्रॉपर्टी अटैच्ड है, हाँ या ना। कर लेंगे। नेक्स्ट एक आपका रूल है 11A। क्या कहता है ये? इसका सार समझाता हूं कि अटैचमेंट चाहे बिफोर जजमेंट हो, वेदर अटैचमेंट बिफोर जजमेंट हो और आफ्टर जजमेंट हो, ऑर्डर 21 अप्लाई will own both kind of attachments. It doesn't matter. Order 21 is related to the execution proceedings. तो order 21 will apply in both cases। और यहीं से प्रीलिम्स से क्वेश्चन आता है कि इन केस ऑफ ऑर्डर अटैचमेंट बिफोर जजमेंट या अटैचमेंट आफ्टर जजमेंट, ये कौन सा है? आफ्टर जजमेंट। ये कौन सा है? बिफोर जजमेंट। इन दोनों पर ही ऑर्डर 21 लागू होगा। बहुत सिंपल सी बात है ये। आपको देखिए, हो सकता है आपने पहली बार पढ़ रहे हैं आप, तो आपको लग रहा होगा, लेकिन सिर्फ ये देखना कि अभी समझ में आ रहा नहीं आ रहा, एक बार घर पे आकर पढ़ लीजिए, बस हो गया काम। नेक्स्ट सी 11A2, प्लीज सी योर नोट्स। एन अटैचमेंट मेड बिफोर जजमेंट इन ए सूट विच इज डिसमिस्ड फॉर डिफॉल्ट। ये समझिए आप लोग, डिसमिस फॉर डिफॉल्ट समझते हैं आप लोग? कितने लोग आप में समझते हैं डिसमिस फॉर डिफॉल्ट क्या होता है? रेज हैंड, वरना समझाता हूं। एक, डिसमिस फॉर डिफॉल्ट नहीं समझते? समझिए आपको क्या है। मैं हूं प्लेंटिफ, मैंने सूट फाइल किया, बट इफ आई एम नॉट प्रेजेंट इन द कोर्ट, मैं कोर्ट में अगर प्रेजेंट नहीं हूं, मेरी एब्सेंस में कोर्ट ने मेरे सूट को डिसमिस कर दिया, उसे बोलते हैं डिसमिस इन डिफॉल्ट। डिसमिसल ऑफ द सूट इन द एब्सेंस ऑफ द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ की अनुपस्थिति में उस सूट को डिसमिस करने को बोलते हैं डिसमिस इन डिफॉल्ट। तो व्हेन ए सूट इज डिसमिस इन डिफॉल्ट, इसका मतलब क्या है कि प्लेंटिफ वाज नॉट प्रेजेंट ऑन दैट डेट, उस डेट पर प्लेंटिफ प्रेजेंट नहीं था, इसलिए उसका सूट डिसमिस हो गया। इसको हम बोलते हैं डिसमिस इन डिफॉल्ट। अगर डिफेंडेंट नहीं होता है, फिर डिग्री पास होती है, उसे बोलते हैं एक्स पार्टी ऑर्डर। दोनों में अंतर है। डिसमिस इन डिफॉल्ट व्हेन द प्लेंटिफ इज एब्सेंट, एक्स पार्टी ऑर्डर व्हेन द डिफेंडेंट इज एब्सेंट। हो गया? अब समझिए इसमें क्या बात है, इसको ऐसे समझिए। पहले सूट है, दिस इज अटैचमेंट मेड बिफोर जजमेंट। इन ए सूट देयर इज अटैचमेंट मेड बिफोर जजमेंट, गॉट इट? नाउ दिस सूट इज डिसमिस्ड बिफोर डिफॉल्ट। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? एक सूट फाइल हुआ जिसमें ये ऑर्डर हो गया, अटैचमेंट बिफोर जजमेंट का ऑर्डर हो गया, है ना? Subsequently, this suit is dismissed for default, but again dismissal of the suit set aside, इसको रिवाइव कर दिया गया, सूट रिस्टोर हो गया। तो क्वेश्चन ये है, क्या अटैचमेंट का ऑर्डर भी ऑटोमेटिकली रिस्टोर हो जाएगा? आंसर इज नो, शैल नॉट बिकम रिवाइव्ड। समझिए आप, ये क्वेश्चन बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, डीजेएस में आता है। चुपचाप देख लीजिए P for प्रीलिम्स इस लाइन के आगे। मैं इस बात को दोबारा समझाता हूं लैंग्वेज में। देखिए, this is the language of rule 11A sub rule 2. What? An attachment made before judgment in a suit. Got it? Attachment come made before the judgment, which is dismissed for default, and the suit is dismissed for default, then such kind of attachment shall not become revived merely by reason of the fact that order for the dismissal of the suit for default has been set aside and the suit has been restored. अगेन दिखाता हूं, देखिए इसको क्या है, बहुत टेक्निकल बात है, समझिए दोबारा। दिस इज अ सूट, इन दिस सूट दिस ऑर्डर वाज पास्ड, अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, गॉट इट?
ये रूल कौन सा रूल था? ये रूल 6 में था ये, सही है। अटैचमेंट हो गया वो। नाउ आप आए नहीं, प्लेंटिफ हो आपने एक सूट फाइल कर दिया और फिर कोर्ट को सेटिस्फाई करा कि साहब देखो डिफेंडेंट तो अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है, डिस्पोज कर रहा है, रिमूवल कर रहा है, वो ये ऑर्डर करो फटाफट अटैचमेंट का। कोर्ट संतुष्ट हो गई, कोर्ट ने ऑर्डर किया कि भाई सिक्योरिटी लाकर जमा करो, या यू शो अस व्हाई योर प्रॉपर्टी शुड नॉट बी अटैच्ड, व्हाई यू शुड नॉट फर्निश सिक्योरिटी, बट डिफेंडेंट कुड नॉट एक्सप्लेन इट, देयरफॉर कोर्ट क्या डिड व्हाट, अटैच्ड हिज प्रॉपर्टी। सही है। अब आपने इतना हाय हल्ला मचाया, कोर्ट के आगे तबाही मचा दी कि प्रॉपर्टी अटैच करो, प्रॉपर्टी अटैच करो, एंड सब्सिक्वेंटली आप एब्सेंट हो गए उस दिन। कोर्ट ने कहा अच्छा आप एब्सेंट हो गए, योर सूट इज डिसमिस्ड फॉर डिफॉल्ट। सही है। अब आप अगली डेट पर आप रोए चिल्लाए, जनाब मैं बीमार हो गया था, मैं ये हो गया था, माई सूट शुड नॉट बी डिसमिस्ड। तो अगेन योर डिसमिसल ऑफ सूट्स इज सेट असाइड एंड सूट इज रिस्टोर्ड। अब आपने कहा वो अटैचमेंट का ऑर्डर में रिवाइव हो जाएगा ऑटोमेटिकली ना। अगर सूट डिसमिसल हो गया तो अटैचमेंट दोबारा ऑटोमेटिकली रिवाइव नहीं होगा, वो यू विल हैव टू अप्लाई अगेन इफ नीड, सेम प्रोसीडिंग्स दोबारा करनी पड़ेंगी फिर। वो समझ में नहीं आई बात बताती है। अगर ये बात समझ में आ गई तो प्लीज रेज हैंड। पक्का? चलिए नेक्स्ट, रूल 12, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नॉट अटैचेबल बिफोर जजमेंट। देखिए क्या कहते हैं, नथिंग इन दिस ऑर्डर शैल बी डीम टू ऑथोराइज द प्लेंटिफ टू अप्लाई for the attachment of any agricultural produce in the possession of an agriculturist, or to empower the court to order the attachment or protection of such produce। ये नोट्स में आपके दिया हुआ है, पढ़ लेना चाहिए जब मैं ऐसे पढ़ता हूँ आपको। तो दिस इज द वेरिएट लैंग्वेज। नाउ आई एम कमिंग टू दिस स्लाइड, प्लीज सी दिस। दिस इज रूल 12। विच रूल? रूल 12। कौन से ऑर्डर का? 30 का। इट सेज व्हाट? प्लेंटिफ एंड कोर्ट के लिए है। प्लेंटिफ कांट अप्लाई फॉर द अटैचमेंट ऑफ एनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन द पोजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर। किसी कृषक के, कृषक मतलब किसान के कब्जे में अगर कोई उपज है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, तो उसको उसका अटैचमेंट करने के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। आप समझ में आई बात? अब ये you can attach property but not the agricultural produced in the possession of the agriculturist। ऐसी खेती की उपज जो कि कृषक के कब्जे में है उसको अटैच करने के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और कोर्ट को भी है, कोर्ट हैज नो पावर टू ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ सच प्रॉपर्टी। कोर्ट के पास भी इसको एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को अटैच करने की शक्ति नहीं है। समझ में आई बात? ये कहां पर कहीं है? रूल 12 में। कौन सा ऑर्डर है? 38। अब दोबारा पढ़ लेते हैं लैंग्वेज। दिस वाज द लैंग्वेज। नथिंग इन दिस ऑर्डर शैल बी डीम टू ऑथोराइज द प्लेंटिफ टू अप्लाई फॉर द अटैचमेंट ऑफ एनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन द पोजेशन ऑफ एन एग्रीकल्चरिस्ट। समझ में आ गई बात? और टू एम्पावर द कोर्ट टू ऑर्डर द अटैचमेंट और प्रोटेक्शन ऑफ द सच प्रोड्यूस। कर लेंगे आप? नहीं कर लेंगे आप? ये तो यही क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स में, यहां से क्वेश्चन पूछ लेंगे। मेंस में आएगा पूरा क्वेश्चन जो मैंने लिख के दे रखे हैं आपके नोट्स में, मेंस से क्वेश्चन लिख रखे हैं मैंने ये। और प्रीलिम्स में पूछे मैं छोटी छोटी बातों से, क्या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का अटैचमेंट हो सकता है? आंसर इज नो। बस इतनी बात पूछेगा आपसे, ज्यादा मुश्किल है नहीं। नेक्स्ट, रूल 13 लास्ट, स्मॉल कॉज कोड नोट टू अटैच इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहीं से क्वेश्चन आएगा कि जो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस होते हैं, CSC बोलते हैं इसको शॉर्ट में, CSC, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस। नथिंग इन दिस ऑर्डर शैल बी डीम टू एम्पावर एनी कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस टू मेक ऑर्डर फॉर द अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के अटैचमेंट के लिए ये कोर्ट ऑर्डर नहीं कर सकती। कौन सी कोर्ट ऑर्डर नहीं कर सकती? कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस। अगेन दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर प्रीलिम्स। कर लेंगे अब? सो दो क्या क्या नहीं हो सकता। पहली बात, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का अटैचमेंट नहीं हो सकता। कौन सी कोर्ट नहीं कर सकती? कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज नहीं कर सकती। कब विड्रॉल करना पड़ेगा?
जब प्लेन जो डिफेंडेंट है ही फर्निशेस दी सिक्योरिटी और द सूट इज डिसमिस्ड। एक चीज हमने क्या पढ़ी कि अगर कंडीशनल ऑर्डर हो सकता है नहीं हो सकता, ऑर्डर हो सकता है। अगर रूल 5 की कंप्लायंस के बिना डायरेक्ट अटैचमेंट कर दिया तो क्या होगा, वो वॉइड हो जाएगा। रूल कहां से कहां तक है, 5 to 13 तक है। प्लीज सी दिस नाउ, अपील an order passed under order 38 rule 5 is appealable because every order is not appealable. In CPC every decree is appealable but every order is not appealable. So this question is asked whether this order of attachment is appealable or not. Answer is yes. इतनी याद रखनी बस बात। Secondly, whether इस ऑर्डर के खिलाफ रिवीजन हो सकता है, yes, it revisable by the हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में रिवीजन हो सकता है। एंड नेक्स्ट कि अगर किसी व्यक्ति ने रोंगफुल अटैचमेंट करा लिया, कोर्ट को गलत तरीके से सेटिस्फाई कर दिया, तो ए सूट फॉर डैमेजेस इज मेंटेनेबल फॉर रोंगफुल अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। ये बात समझ में आई क्या मतलब है, जो क्या कहना चाह रहा हूं, सुनिए। सूट इज फाइल्ड बाय द प्लेंटिफ एंड देन यू स्टार्टेड satisfying the court कि जनाब he is defendant is about to dispose the property, defendant is about to remove his property and purpose of my filing suit will be frustrated, my decree will not be executed, you kindly attach the property। आपने उसकी प्रॉपर्टी किसी भी तरीके से कन्विंस करके अटैच करवा ली, बट सब्सिक्वेंटली it came to the knowledge of the court, it is established that this was a wrongful attachment, आपने अटैचमेंट गलत कराया। तो what is the remedy for defendant? Defendant can file a suit for damages. That suit is maintainable. This remedy is available to the defendant. तो you should be cautious. आपको सावधानी पूर्वक लेना पड़ेगा ऐसा ऑर्डर को, अदरवाइज डिफेंडेंट हैज द राइट टू फाइल द सूट फॉर डैमेजेस। ठीक है, नेक्स्ट और क्या हो सकता है, सेक्शन 95 attachment on insufficient grounds. If you take the order of attachment on insufficient grounds, then आपको कंपनसेशन देना पड़ सकता है नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज का। मैक्सिमम कंपनसेशन कितना हो सकता है, 50,000 रुपए का, अगर आपने गलत तरीके से ऑर्डर ले लिया, इनसफिशिएंट ग्राउंड्स पे लिया आप लोगों ने, तो कर लेंगे आप लोग ये। तो दिस इज, इनको जो पॉइंट्स मैंने बताए आपको, प्लीज इन सभी पॉइंट्स को आप लोग याद के लिए। 50,000 का देखिए मैं याद कराता हूं आपको। देखिए अगर गलत ऑर्डर लिया अटैचमेंट का तो क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। पहली बात, डिफेंडेंट हैज राइट टू फाइल सूट फॉर डैमेजेस, एक बात। सेकेंडली, सेक्शन 95 में ही कैन क्लेम कंपनसेशन, और कंपनसेशन कितना मिल सकता है, मैक्सिमम 50,000 रुपीज का। कौन सेक्शन मिलेगा, 95 में। एक बात तो ये होगी, ठीक है। दूसरी बात कि अगर सूट में ये ऑर्डर हो चुका, अटैचमेंट का ऑर्डर हो गया, बट सूट इज डिसमिस फॉर डिफॉल्ट, सूट इज अगेन रिवाइव्ड, सेट असाइड कर दिया, तो क्या अटैचमेंट ऑर्डर रिवाइव हो जाएगा, आंसर इज नो। क्या कंडीशनल अटैचमेंट ऑर्डर पास हो सकता है, यस। ये ऐसे अगर डिस्कस करेंगे आप लोग तो कुछ भी नहीं है, सीपीसी इज हलवा टाइप। सबसे आसान सब्जेक्ट अगर है तो वह है सीपीसी। ठीक है जी, थैंक यू। बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस आपसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे आप लोग, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।